गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ है। इसके जो यूट्यूब चैनल है, इसमें जो बीए फर्स्ट ईयर के जो नए स्टूडेंट हैं उनका मैं एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। हमारा महाविद्यालय का जो ये यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको SMDTKM लगाकर आप हमारे महाविद्यालय के जितने भी जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो देख सकते हो। हमारी जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, बीए पार्ट जो फर्स्ट ईयर है, इसमें राजनीति जो विज्ञान है, इस विषय की 2 पुस्तक है। वो हमारा जो MDS यूनिवर्सिटी से हमारा महाविद्यालय संबंध है, तो इसमें ये 2 बुकें चल रही है बीए फर्स्ट ईयर में। एक तो प्रथम बुक है वो राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार। हमारी जो फर्स्ट बुक है ये राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस बुक में हम राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार है, इससे संबंधित जानकारी है वो हासिल करेंगे। और जो दूसरी बुक है वो है भारतीय राजनीतिक विचारक। उसके मेरे पहले है जो पीछे की जो कला से है, उसमें वीडियो बनाए हुए हैं। मनु है, कौटिल्य है, शुक्र है, महात्मा गांधी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जवाहरलाल नेहरू है, जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया है। तो ये आज हम हमारी जो नई सिरे की ये बुक है राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार है इसमें पढ़ेंगे। आप इससे पहले कक्षा 11 की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस में, उसमें राजनीतिक विज्ञान के जो एक बुक है मूल आधार, उसमें थोड़ी सी जानकारी आप हासिल कर चुके हो। अब इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो है राजनीति विज्ञान, परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीतिक विज्ञान है, इसके 2 दृष्टिकोण है, एक परंपरागत और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। पहले जो हमारा अध्याय है इसमें हम परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो ये परंपरागत दृष्टिकोण है, इसका राजनीति विज्ञान जो ये विषय है, इसकी आप हमारे को पता है लंबी परंपरा रही है। काफ़ी लंबे समय से जो राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट है वो लंबे समय से चला आ रहा है। हम प्राचीन विचारक प्लेटो पढ़ते हैं, अरस्तु पढ़ते हैं, तो उनसे जो संबंधित हमारे को जानकारी जो हासिल होती है उसे क्या कहते हैं, परंपरागत कहते हैं। तो परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है, इस विषय की परंपरा है वो लंबी रही है। यूनानियों को इसके जनक होने का श्रेय। अब परंपरागत क्वेश्चन आ जाए छोटे वाला कि परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है इसका जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, यूनानियों को। परंपरागत जो राजनीतिक विज्ञान है उसका जनक होने का श्रेय या जनक किसे माना जाता है, या परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है इसका पिता किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, यूनानियों को माना जाता है। इस बात का हमारे को ध्यान रखना है। इसके जन्म को प्लेटो एक विचारक है, पाश्चात्य और पाश्चात्य जो जगत है इसमें राजनीतिक विचारक प्लेटो से ही शुरुआत होती है। तो प्लेटो के आदर्शवाद, प्लेटो को अपने आदर्शवादी सिद्धांतों के कारण, और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु का है बुद्धिवाद। अरस्तु का है बुद्धिवाद। इन दोनों ही जो प्रमुख धाराएं हैं, तो इनके बाद में इनकी परंपरागत राजनीति विज्ञान है इसकी व्याख्या की जाती है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान है ये लंबे समय से चली आ रही है। इसका जो जनक है वो यूनानियों को श्रेय दिया जाता है, जनक का। और परंपरागत राजनीति विज्ञान में हम प्राचीन समय में 2 सिद्धांत पढ़ते हैं। प्लेटो है आदर्शवादी विचारक था, ये आदर्शवाद की बातें करता था, और दूसरा है अरस्तु, ये बुद्धिवाद की। अरस्तु को हम वैज्ञानिक है, या इसने राजनीति विज्ञान को विज्ञान या सर्वोच्च विज्ञान भी कहा था। तो ये 2 विचार है हम इसमें अध्ययन करते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान में। अब वर्तमान समय की हम बात करें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान, परंपरागत और कौन सा है, आधुनिक दृष्टिकोण। अब हम परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है इसके भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले अरस्तु है, इसकी एक परिभाषा पढ़ेंगे। मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है।
मनुष्य है वो स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है और वह जो समाज अथवा राज्य के बिना रहता है और वह जो समाज व राज्य के बिना रहता है, समाज व राज्य के बिना रहता है, वह या तो देवता या पशु। इस बात का ध्यान रखना है। हम इस जो हमारा पहला चैप्टर है इसमें राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ते हैं। अब ये परिभाषा है किसकी? अरस्तु की। मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है और वह जो समाज व राज्य के बिना रहता है वो या तो देवता है या क्या है? पशु है। तो मनुष्य को सबसे पहले सामाजिक प्राणी या राजनीतिक प्राणी किसने माना है? अरस्तु ने माना है। अब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। भारत के प्राचीन चिंतकों ने विधाओं को, भारत के जो प्राचीन राजनीतिक चिंतक है, इन्होंने जो विधा है, शासन, विधा का मतलब होता है शासन को सुचारू रूप से संचालित करने वाली, जो संचालित करने वाली जो ज्ञान है उसी विधा कहते हैं। तो प्राचीन जो भारत है इसमें विधाओं को 4 भागों में, कितने भागों में? भारत की अपन बात करते हैं तो 4 भागों में बांटा गया है और इसका नाम है त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति। आन्वीक्षिकी व दंड नीति। प्राचीन भारतीय जो राजनीति विज्ञान है उसमें शासन संचालित करने के लिए 4 विधाओं को माना गया। इसमें त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति। इनका ध्यान रखना, क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति। अब त्रयी है, जो त्रयी है इसमें वेद या वेदांग, वेदांगों से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो किस में होती है? वेद है, वेदांग है, नैतिक है, आध्यात्मिक है, ये संपूर्ण जानकारी किस में होती है? त्रयी में होती है। हम ये 4 जो विधा पढ़ रहे हैं इसमें त्रयी है, वार्ता है, आन्वीक्षिकी और दंड नीति है। तो त्रयी है, त्रयी में क्या है? वेद है, वेदांग है, नैतिक है और आध्यात्मिक जो संबंधित सारी जानकारी वो किस में है? त्रयी में है। इस बात का ध्यान रखना है। वार्ता है, वार्ता में कृषि, पशुपालन, कृषि है, पशुपालन है, शिल्प और वाणिज्य, शिल्प व वाणिज्य, इनसे संबंधित जो ज्ञान है वो किस में है? वार्ता में है। 4 प्रकार की विद्या है इसमें, वेद, वेदांग, नैतिक और आध्यात्मिक से संबंधित जो ज्ञान है वो त्रयी में है। वार्ता में कृषि से संबंधित है, भाई अपने को अपना जीवन व्यापन कैसे करना है, तो जीवन व्यापन कृषि से, पशुपालन से, कोई शिल्प उद्योग धंधे से, वाणिज्य से हम कर सकते हैं। तो ये सारा ज्ञान किस में है? वार्ता में। आन्वीक्षिकी में किस से संबंधित ज्ञान है? तो आन्वीक्षिकी है, इसमें है त्रयी और वार्ता के प्रति। आन्वीक्षिकी है, इसमें त्रयी व वार्ता से संबंधित जितना भी जो ज्ञान है या प्रयत्न है उनको संतुलन स्थापित करने वाली विद्या क्या करती है? आन्वीक्षिकी कहलाती है। त्रयी में हमने पढ़ा वेद, वेदांग, नैतिक और आध्यात्म से जो संबंधित ज्ञान है वो त्रयी में है। वार्ता में कृषि, पशुपालन, शिल्प व वाणिज्य से जो संबंधित ज्ञान है वो किस में है? वो ज्ञान है किस में है? ये वार्ता में है। और आन्वीक्षिकी में त्रयी और वार्ता, इनको संतुलित करने के लिए, शासन चलाने के लिए जो सारा संतुलन स्थापित करते हैं वो किससे करते हैं? आन्वीक्षिकी से करते हैं। और दंड नीति है, इसमें क्या है? आन्वीक्षिकी हमने पढ़ा है कि त्रयी और वार्ता से संतुलन स्थापित करने के लिए कौन सी विद्या है? आन्वीक्षिकी है। और आन्वीक्षिकी द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किसकी स्थापना की गई है? दंड नीति की गई है। इस बात का ध्यान रखना है। तो प्राचीन भारतीय राजनीति विज्ञान है, इसमें ये 4 जो विधाएं हैं इसके बारे में हमने अध्ययन किया।
तो प्राचीन भारत में हमने 4 विधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, त्रयी, वार्ता, आनुचिकी और दंड नीति। त्रयी है, इसमें वेद, वेदांग, नैतिक और आध्यात्म से संबंधित ज्ञान है। वार्ता में कृषि, पशुपालन, शिल्प और वाणिज्य से संबंधित ज्ञान है। आनुचिकी में इन दोनों में त्रयी और वार्ता, इसमें संतुलन स्थापित करने के लिए जो संतुलन स्थापित जो शासन को संतुलन स्थापित करने के लिए जो विद्या बनाई जाती है वो आनुचिकी है। और दंड नीति, आनुचिकी द्वारा इनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, दंड नीति। तो इनका हमारे को ध्यान रखना है। अब आचार्य चाणक्य, हम कौटिल्य पढ़ते हैं, तो आचार्य चाणक्य ने भी भारत के महान जो राजनीतिक विचारक है, चाणक्य ने भी त्रयी, वार्ता और आनुचिकी इन तीनों विधाओं का, त्रयी, वार्ता और आनुचिकी इन तीनों विधाओं का विकास करने के लिए है, वो विकास के लिए समाज में जो योगक्षेम चाहिए, समाज में जो योगक्षेम चाहिए उसके लिए क्या ज़रूरत है, दंड नीति या दंड जो विद्या है उसकी आवश्यकता है। आचार्य चाणक्य ने भी इनको जो चारों विद्या इनको माना है और इन्होंने कहा कि त्रयी, वार्ता और आनुचिकी इनको कुशल या शासन को संचालित करने के लिए दंड नीति है क्या है, आवश्यक है। इन बातों का हमारे को ध्यान रखना है। चाणक्य के अनुसार भी त्रयी, वार्ता और आनुचिकी इन तीनों विधाओं के विकास के लिए समाज में जो योगक्षेम चाहिए वह दंड के द्वारा ही, इन्होंने कहा है कि ये तीनों जो विधाएं हैं ये सुचारू रूप से संचालित किसके माध्यम से हो सकती है, दंड के माध्यम से ही हो सकती है, ये आचार्य चाणक्य ने कहा है। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हमने जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है इसके बारे में थोड़ा सा है वो ज्ञान हासिल किया है, जो हमने इससे पहले हम हमारी कक्षा 11 इसमें पढ़ चुके हैं। अब हम जो ये राजनीतिक विज्ञान है इसमें जो परंपरागत है इसकी बात करते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण है राजनीति के अंग्रेजी पर्याय राजनीति है, इसका अंग्रेजी पर्याय शब्द है वो है पॉलिटिक्स। राजनीति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं। और पॉलिटिक्स जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, किस भाषा के शब्द से हुई है, तो ग्रीक भाषा के शब्द से। ग्रीक भाषा के शब्द से जो है पॉलिटिक्स जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई, ध्यान रखना। राजनीति इसको इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहते हैं और जो पॉलिटिक्स है इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो किस भाषा के, ग्रीक, छोटा वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रीक भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है। ग्रीक भाषा के किस शब्द से, पोलिस। ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है, तो ध्यान रखना है छोटा वाला क्वेश्चन आया हुआ है, जो पॉलिटिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, इसके किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो ध्यान रखना किससे, पोलिस जो शब्द है इससे इसकी उत्पत्ति हुई है, इस बात का ध्यान रखना है। राजनीति के अंग्रेजी पर्याय पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। जिसका अर्थ क्या होता है, नगर राज्य। इस बात का ध्यान रखना। राजनीति है इसका अंग्रेजी जो शब्द है वो पॉलिटिक्स, और इस जो पॉलिटिक्स शब्द है इसकी व्युत्पत्ति और ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, जिसको पोलिस, और पोलिस का अर्थ ग्रीक भाषा में क्या होता है, नगर राज्य होता है। इस बात का ध्यान रखना है। परंपरागत दृष्टिकोण में जो परंपरागत आज हम ये परंपरागत जो दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं, और इस परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र को 4 अर्थों में, कितने अर्थों में, 4 अर्थों में या 4 भागों में हम 4 अर्थों में या हम 4 भागों में इसका अध्ययन करेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान के 2 दृष्टिकोण है, इसके 2 है वो विधियाँ है, एक तो परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। अब जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण है इसको हम 4 अर्थ है इसके माध्यम से या 4 भागों में इसको समझेंगे, इसके क्या क्या अर्थ है। तो परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र है, इसको 4 अर्थ में इसको परिभाषित किया जा सकता है। कितने अर्थ में, 4 अर्थ में परिभाषित किया जा सकता है। पहला है राज्य के अध्ययन के रूप में, नंबर 1 है राज्य के अध्ययन के रूप में, राज्य के अध्ययन के रूप में। इस बात का ध्यान रखना है। पहला है इसका अर्थ राज्य के अध्ययन के रूप में। अब राज्य के अध्ययन के रूप में कौन कौन से विचारक है, तो ब्लंटसली,
ब्लंटसली, गेरिस, ब्लंटसली, गेरिस, गार्नर, गार्नर व गेटेल, गार्नर व गेटेल। इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले राज्य के अध्ययन के रूप में, तो राज्य के अध्ययन के रूप में ब्लंटसली, गेरिस, गार्नर व गेटेल। परंपरागत राजनीति विज्ञान है, इसकी परिभाषा 4 अर्थों में दी गई है। पहला है राज्य के अध्ययन के रूप में कि परंपरागत राजनीति विज्ञान है ये राज्य का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? राज्य का अध्ययन करता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान है ये राज्य का अध्ययन करता है। और ऐसा कौन से विचारक मानते हैं? तो ब्लंटसली, गेरिस, गार्नर और गेटेल, ये ऐसे विचारक है जो राज्य के की परंपरागत राजनीति विज्ञान है ये किसका अध्ययन करता है? राज्य का अध्ययन करता है। इस बात का ध्यान रखना है। पहली परिभाषा या पहला अर्थ पढ़ा है, इसमें है राज्य के अध्ययन के रूप में। और जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है इसके राज्य के अध्ययन के रूप में समर्थक विचारक कौन कौन से हैं? तो 4 नाम ध्यान रखना है, ब्लंटसली, गेरिस, गार्नर और गेटेल, इनका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम राज्य के अध्ययन के रूप में 4 विचारक है, ब्लंटसली, गेरिस, गार्नर और गेटेल है। अब इनकी हम कुछ परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले है ब्लंटसली। तो ब्लंटसली ने अपने राजनीति विज्ञान का जो राज्य के रूप में अध्ययन किया है, इसमें परिभाषा बताता है कि राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध राज्य से है। जिसका संबंध किससे है? सीधी परिभाषा है ब्लंटसली की, ये कहता है राजनीति शास्त्र वह ग्रंथ है जिसका संबंध किससे है? राज्य से है। सीधा है, राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है। तो ब्लंटसली ने यही परिभाषा दी है, राजनीति शास्त्र है वह शास्त्र है जिसका संबंध राज्य से है, जो राज्य की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति, राज्य की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति, राज्य की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति तथा विविध स्वरूपों एवं विकास को समझने का प्रयास करते हैं या समझने का प्रयास करता है। हम परंपरागत राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं जिसके 4 अर्थ है। पहला है राज्य के अध्ययन के रूप में, 4 भागों में बांटते हैं। राज्य के अध्ययन के रूप में ये 4 विचारक है। पहला ब्लंटसली, दूसरा दूसरा गेरिस, तीसरा गार्नर, चौथा गेटेल। ध्यान रखना है राज्य के अध्ययन के रूप में कौन कौन से विचारक है इसका अध्ययन करते हैं। तो ब्लंटसली, गेरिस, गार्नर और गेटेल। तो ब्लंटसली है, इसने परिभाषा दी है राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध किससे है? राज्य से है, जो विकास की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति, उसके विविध रूप एवं विकास को समझने का क्या करता है? प्रयत्न करता है। ये परिभाषा किसकी है? ब्लंटसली की है। दूसरी परिभाषा वो किसकी है? गेरिस की है। गेरिस ने यही कहा है कि राजनीति, सीधी परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान है ये किसका अध्ययन करता है? राज्य का अध्ययन करता है। तीसरा जो विचारक है गार्नर है, और इसकी परिभाषा है काफ़ी बार विभिन्न एग्जाम है उसमें पूछी गई है। गार्नर का है राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत किसके साथ होता है? राज्य के साथ होता है। गार्नर की परिभाषा है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार ये पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे और कोई परीक्षा हो, और परिभाषा भी बहुत शानदार है। गार्नर राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत, राजनीति शास्त्र का आरंभ व अंत, राजनीति शास्त्र है इसका आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, राज्य के साथ होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। गार्नर ने कहा राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत, मतलब राजनीति शास्त्र जो विषय है उसकी शुरुआत और अंत किसके साथ होता है? राज्य के साथ ही होता है। सीधी परिभाषा इसका ध्यान रखना है। किसकी है? गार्नर की है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। गेटेल है, इनकी परिभाषा है राजनीति शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान, राजनीति शास्त्र राज्य के भूत,
वर्तमान व भविष्य, राजनीति शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान व भविष्य का राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्यों का राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्यों का राजनीतिक संस्थाओं का व राजनीतिक सिद्धांतों का क्या करता है, अध्ययन करता है। इस बात का ध्यान रखना है। हम परंपरागत दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं और परंपरागत दृष्टिकोण है, इसको परिभाषा की दृष्टि से 4 भागों में या 4 अर्थ है इसमें डिवाइड किया गया। पहला है हमने अध्ययन किया राज्य के अध्ययन के रूप में 4 विचारक है, ब्रंटशाली, गेरिस, गार्नर और गेटेल। ब्रंटशाली की परिभाषा राज्य की स्थितियों, प्रकृति, विविध स्वरूप एवं विकास है, इसके अध्ययन का प्रयास करता है। गेरिस की जो परिभाषा है वो है राजनीति शास्त्र राज्य को एक शक्ति संस्था के रूप में मानता है। गेरिस कहता है राजनीति शास्त्र है, राज्य है उसमें क्या है, शक्ति संस्था है जो राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, उसके स्थान, उसके उद्देश्य, उसके नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याएं, वित्तीय पहलू आदि की विवेचना करता है। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा वो गार्नर की है। ये कहता है राजनीति शास्त्र का आरंभ व अंत राज्य के साथ होता है। गार्नर की सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये कहता है राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत किसके साथ होता है, राज्य के साथ होता है। और उसके बाद में गेटेल है, ये कहता है कि जो राजनीति शास्त्र है वो राज्य के भूत, वर्तमान, मतलब भूत का मतलब इतिहास, वर्तमान और भविष्य है। इसके जो संगठन है, भविष्य का राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्य, राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक सिद्धांतों, इन सभी का ये क्या करता है, अध्ययन करता है। ये हमने अध्ययन किया है आज हमने राज्य के अध्ययन के रूप में, और कल हम जो राजनीतिक परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है इसका किसके अध्ययन, सरकार के अध्ययन के रूप में अध्ययन करेंगे। हमारी इसमें मैंने वो समझाने की कोशिश की है, परंतु ये हार्ड टॉपिक है इसलिए आपको 2-3 बार देखना है। साथ में हमारी जो बुक है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। साथ में अगर कक्षा 11 का जो प्रथम पाठ है परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक दृष्टिकोण, इनको ढंग से पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, और मेरे को उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।